श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह पंचांग दैनिक पंचांग नित्य 5 भागों में प्रस्तुत होता रहा है और इसके पहले भाग का लघु रूप हम अलग से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। तो चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ और आपके इस प्रस्तुति में जो 5 भागों में है उस सूची को देखते हैं कि किस भाग में क्या आप जानेंगे। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है और इसी से पहले भाग से हमने पंचांग और मुहूर्त को लेकर लघु पंचांग आपके सामने प्रस्तुत करने की व्यवस्था की है। और ग्रहों के गोचर से संबंधित जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। और दूसरा भाग जिसे तारा बलम कहते हैं, चंद्रमा जिस आज कौन से नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में स्थायी रूप से विराजमान, ये दोनों की विवेचना की गई और दोनों का मिलान कर आज का दिन कैसा होगा यह निकाला जाता है। इसे तारा बलम कहते हैं। यह मूल रूप से 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है जो जीवन के बारे में जातक के को बताता है। इसकी उपयोगिता काफी है, इसलिए इसकी चर्चा विस्तार से प्रस्तुति में करें। तीसरा भाग जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से है और जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा दिन रहेगा, इसे चंद्र बलम कहते हैं। चौथा भाग आज का चौघड़िया से है जो किसी भी दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य करने के लिए कौन सा की अवधि शुभ है, कौन सी अवधि त्याज्य है जो कि अशुभ है, यह आपके पास उसकी व्याख्या से आपके साथ समझ चौघड़िया है क्या, इसकी उपयोगिता क्या है और आज का चौघड़िया से संबंधित प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष पर कुछ परिचय और अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन। तो चलिए हम उस तरफ आगे बढ़ते हैं और आगे कदम बढ़ाते हुए हम पंचांग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पंचांग के बारे में जानते हैं कि शुभ और अशुभ होती से पता चलता है, किंतु केवल वह यही तक सीमित नहीं है। केवल शुभ और अशुभ जानने का माध्यम पंचांग नहीं। पंचांग व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग की अहम भूमिका को देखते हुए, उसकी महत्ता को देखते हुए चलिए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल, जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर तुम्हें के भागी बने। चलिए बारी है पंचांग की तरफ बढ़ने। स्वागत है आपका आज के पहले भाग, दैनिक पंचांग के पहले भाग। आज का दिनांक 28 अगस्त 2025, भाद्रपद पक्ष शुक्ल शाखा संवत 1947 विश्व वसूल विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5126 आज का सूर्योदय
5:28 पर, सूर्यास्त 6:13 पर, सनराइज एट 5:28 AM, सनसेट एट 6:30 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही खाकर का सेवन कर यात्रा में शुभता है। पंचांग के पांचों अंक गुरुवार गुरुवार, तिथि संध्या 5:56 तक पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद षष्ठी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 8:45 तक चित्रा, उसके बाद स्वाति। योग अपराह्न 1:18 तक शुक्ल, उसके बाद ब्रह्म। एक्सक्यूज मी। और करण संध्या 5:56 तक बालव, उसके बाद कौलव। ये रहे हमारे पंचांग के पांचवा। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास आज देखते हैं, उनको नमन करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन्हें याद करते हैं और देखते हैं कि उनका वास आज का। ओम नमः शिवाय। आज शुक्ल पक्ष पंचमी है, जो जिसमें भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है, जो सुप्रद है। उसके बाद जब पंचमी षष्ठी तिथि होती है, नंदा तिथि के अंतर्गत, वे वृषारूढ़ होते हैं, नंदी पर सवार होते हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत ही प्रिय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:25 से 12:16 अपराह्न तक, अमृतकाल देर रात्रि 1:46 से 3:34 तक, रवि जो प्रातः 8:43 से कल सूर्योदय तक 5:29 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:49 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 6:13 से 6:35 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:28 से मध्य रात्रि 0:13 तक, और रात्रि में किए जाने के पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करो। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 1:26 से 3:02 तक, कुलिक काल प्रातः 8:39 से 10:15 दिन तक, यमगंड प्रातः 5:28 यानी सूर्योदय से प्रातः के 7:04 तक, और वर्ज्य मुहूर्त अपराह्न 3 बजे से 4:45 अपराह्न तक। ये रहे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें यदि, तो अंश के अनुसार चंद्रदेव और बुधदेव पर कमजोर हो रहे हैं। चंद्रदेव अपनी राशि परिवर्तन किए हैं, बुधदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बुधदेव और शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे और इसलिए इनका अंश अधिक है, 25 डिग्री क्रॉस कर चुके हैं। और आज चंद्रमा तुला राशि में आ गए तथा मंगल के नक्षत्र। शुक्रदेव कर्क राशि में है, इसलिए इनका आपस में चंद्रमा और शुक्रदेव का आपस में नक्षत्र राशि परिवर्तन। वही चंद्रदेव मंगल के नक्षत्र में और मंगल देव चंद्रमा के नक्षत्र में है, इसलिए दोनों का आपस में नक्षत्र परिवर्तन। इसलिए आज ग्रह और नक्षत्र का परिवर्तन जो है वह राशि का नक्षत्र का चंद्र मंगल और राशि का चंद्र और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन। ग्रहों की शक्ति अगर राशि के अनुसार देखें तो मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 5 ग्रह हैं, धर्म राशि में 2 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह, और वे 1 ग्रह सूर्य देव। इस प्रकार सूर्य की राशि में 2 ग्रह, चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र को यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 4 ग्रह है। और ये 4 ग्रह क्रमशः मित्र के नक्षत्र में 3 ग्रह होंगे, क्योंकि एक गलती हुई है, मंगल चंद्रदेव अपने नक्षत्र में नहीं है, क्षमा प्रार्थी हूं।
मित्र के नक्षत्र में 2 ग्रह और स्व नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। और ये 3 ग्रह हैं बुधदेव, बृहस्पति देव और शनि देव। सूर्य और राहु ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह। इस प्रकार नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो बृहस्पति और शनि देव के नक्षत्र में 2-2 ग्रह, सूर्य और राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में 2-2। तो ये रहे हमारे आज के ग्रहों की आकाशीय स्थिति। अब आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन है। इसे ताराबलम कहा जाता है। ताराबलम के हॉरिजॉन्टली जो कॉलम है वे सभी चंद्रमा के आज जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे वह है। और चंद्रमा जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है जन्म कुंडली में, वे ताराबलम के नीचे रोज में। यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और ताराबलम की चर्चा के पूर्व नवतारा चक्र पद्धति पर संक्षिप्त चर्चा कर लेना बेहतर होगा, ताकि हम ताराबलम को ठीक से समझ सकें। नवतारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रह के अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही फल देते और ये नक्षत्र ही ग्रहों के फल देते। और जब हम इस तरह से आकलन कर नवतारा चक्र पद्धति से हम जब देखते हैं 27 नक्षत्र कुल होते हैं, ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, तो नक्षत्र और ग्रह 9 ही होते हैं। तो कौन से ग्रह किस किस नक्षत्र के फल देंगे या कौन कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, इसे ऐसे कहें। इसको सुचारू रूप से जानने के लिए नक्षत्रों को 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में रखा गया। 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणी में रखा। पहला श्रेणी में 1 से 9, दूसरा श्रेणी में 10 से 18, तीसरा श्रेणी में 19 से 27। और ग्रह 9 होते हैं, इसलिए इनको महादशा के क्रम में रखा। केतु पहला ग्रह, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और ये ग्रह पहला नक्षत्र हर समूह में से, हर श्रेणी में से पहला, दूसरा में से 10वां जो पहला नक्षत्र हुआ, और तीसरे श्रेणी में से जो पहला नक्षत्र हुआ वो 19वां, इनका स्वामित्व केतु देव को दिया। यानी हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र उनका स्वामित्व केतु देव को दिया गया। दूसरे में से दूसरा उसके बाद 11वां और फिर 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को दिया गया। और इसी क्रम में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। और यह सूची इस तरह से, यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे सहेज कर आप रख सकते हैं। केतु देव को अश्विनी, माघ और मूला नक्षत्र मिला, इनके स्वामित्व बने। और ये क्रमशः पहला, 10वां, 19वां भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, दूसरा 11वां, 20वां नक्षत्र जो है वो शुक्र बने, उनका स्वामित्व शुक्र को दिया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम 9, 18, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया। अब फलित कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण। फलित को करने के जिस नक्षत्र में चंद्रमा है जन्म कुंडली में, वहां से गणना आरंभ करते हैं। तो उदाहरण स्वरूप यदि देखा जाए तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हस्ता के नक्षत्र में हुआ है, तो हस्ता नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा बने और चंद्रमा से गणना आरंभ होगी। पहला ग्रह चंद्रमा हुआ है, यानी जातक का जन्म चंद्रमा के महादशा में, यहां से गणना आरंभ करते हैं। और पहला ग्रह जो होता है मिश्रित फल देता है, शुभ और शुभ का मिक्स देता है, शुभ कम और शुभ ज्यादा देता है। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह जो होंगे चंद्रमा से गिनेंगे, दूसरा मंगल हो गए, तीसरा राहु, चौथा बृहस्पति, पांचवां शनि, छठा बुध, सातवां केतु, आठवां शुक्र, 9वां सूर्य। इस प्रकार पहला
तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह होंगे वो पीड़ा देंगे, बाधा देंगे, अधिक अत्यधिक पीड़ा देंगे, जो अशुभ है। वहीं दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह ये शुभकारी। अब आप ही बताएं कि यदि हमें पहले से मालूम हो गया कि ये ग्रह हमारे लिए शुभकारी है, ये ग्रह हमारे लिए अशुभकारी है, तो दशा महादशा का कैसा फल होगा यह हम पहले से जान सकते हैं और अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं चुनौती को सामना करने के लिए। अशुभ की स्थिति में और शुभ की ग्रह की स्थिति में हम सभी शुभ कार्यों का निष्पादन उस अवधि में कर देना चाहेंगे, तो हमारे लिए क्या उत्तम नहीं होगा? यही नवतारा चक्र है। जन्म कुंडली में ग्रह कहीं भी बैठे हों, हम ये आशावान है कि बहुत शुभ फल देंगे, लेकिन नहीं, हमारे अनुसार यह पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र ग्रह बनते हैं तो शुभ फल कहां से देंगे? और यदि वहां भी खराब स्थिति है, जो अशुभ ग्रह है, फिर पीड़ा और ज्यादा दे सकते। यदि ग्रह की जन्म कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है और यहाँ भी नवतारा चक्र पद्धति भी अच्छी नहीं दे रहा है, तो दशा महादशा का फल जो होगा वह अत्यधिक पीड़ादायक। इसके लिए मानसिक रूप से हम तैयार हो सकते। उसी तरह से हम किसी से बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति हमसे मिल रहा है जिससे हम संबंध बना रहे हैं, चाहे हमारे कार्यालय के बॉस हो, अधीनस्थ कर्मचारी हो, उनके लिए वह हमारे लिए वह कैसा होंगे, उनके लिए हम कैसा होंगे, यह हम इस पद्धति से भी जान सकते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति, उदाहरण स्वरूप मेरा अगर हस्ता नक्षत्र का जन्म है और चित्रा नक्षत्र का व्यक्ति हमसे मिला, तो स्वाभाविक है कि वह हमारे लिए विपद का कारक, शुभ कारक, क्योंकि वो दूसरा ग्रह, उससे बिजनेस पार्टनर किया जा सकता है। वहीं यदि स्वाति नक्षत्र का व्यक्ति, आद्रा या सप्तमिशा नक्षत्र का व्यक्ति मिला जो राहु से संबंध रखता है, हमारे लिए विपद का कारण बनेगा। और इसी तरह से हम पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र जो होते हैं, यानी ये 12 नक्षत्र को पहचान कर रखते हैं, क्योंकि 4 ग्रह ऐसे हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, हर में 3 नक्षत्र, ये 12 नक्षत्र हमारे लिए पीड़ादायक होते हैं और 12 नक्षत्र के व्यक्ति हमारे लिए समस्या का कारण बन सकते हैं, चाहे वह घर में हो, समाज में हो, पड़ोस में हो या संसार में। उससे चाहे मित्रता करें, पार्टनरशिप करें या उसके साथ कार्यालय में काम करें, हमारे लिए समस्या हो सकती है। वहीं दूसरा, यदि बिजनेस पार्टनर आपका दूसरा ग्रह बनता है, यानी दूसरे नक्षत्र का व्यक्ति होता है, यानी आपका हस्ता नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो मृगशिरा, चित्रा या स्वाति प्रविष्टा नक्षत्र का व्यक्ति यदि होगा धनिष्ठा नक्षत्र का, तो वह आपके लिए संपत्ति का कारक। इसका उपयोग तक जन्म कुंडली का मिलान करने में भी करते हैं, विवाह में यह उपयोगी होता है। तो इस तरह से नवतारा चक्र पद्धति पर हमने संक्षिप्त चर्चा की और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर नवतारा चक्र पद्धति पर अलग से दो वीडियो डाला है और इसमें हमने प्रमाणित करने का कोशिश किया कि नवतारा चक्र पद्धति की प्रमाणिकता कितनी सटीक है। फल हमने उसमें भगवान राम, मां जानकी और पवन पुत्र हनुमान की कुंडली रखी। दोनों तीनों ये सभी के संबंध आपस में कैसे थे इतिहास के पन्नों में नहीं, हर की जिह्वा पर, मन मस्तिष्क पर। तो इससे भी प्रमाणित होता है जब हम जन नवतारा चक्र पद्धति से फलित करते हैं कि उनके साथ कैसे संबंध थे, यह जाहिर होता है और इसलिए नवतारा चक्र पद्धति की जो सटीकता है वह प्रमाणित होती है। तो अब चलिए, अब आपको देर न करते हुए चलते हैं ताराबलम पर। आज का ताराबलम क्या कहता है, चंद्रमा कहाँ नक्षत्र गोचर कर रहे हैं और इसे कैसे हम निकाल उसको देख। तो चंद्रमा का गोचर प्रातः 8:43 तक चित्रा नक्षत्र में है, उसके बाद वे स्वाति नक्षत्र में जाते। और यह यदि कहें कि पूर्वा फाल्गुनी, भरनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के व्यक्ति के लिए 8:34 जब तक चित्रा नक्षत्र में शुभकारी है और उसके बाद प्रत्ययी है, समस्या कारक। वहीं पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए जातक के लिए दोनों मित्र और देहाती मित्र होते हैं।
इस प्रकार हम फलित करते हैं और जानते हैं कि आज का दिन कैसा। तो जो जातक पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हैं, उनके लिए आज दोनों अवधि बहुत ही अच्छी, बल्ले बल्ले। अब समस्या होता है कि अगर हमारा आज का दिन जन्म, विपत, प्रत्यय या नैथन तारा में जाता है, तो उपाय क्या करना चाहिए? तो आपको बता दें, कोई जोखिम ना लें, उपाय कुछ भी ना करें, उस अवधि को टालें और इंतजार करें। या तो कार्य पहले कर लें, जब उसके पहले की अवधि आपके लिए शुभकारी जरूर होगा, या फिर अगली अवधि जो होगी दूसरे नक्षत्र की, वह आपके लिए शुभकारी, तो उसको टालें, उपयोग न करें। क्योंकि उपाय के पीछे न जाएं। उपाय का जो भी है किताबों में है, जो हमने संकलित कर आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं, वह उपाय प्रामाणिकता उसके साबित नहीं हुई है, अभी तक नहीं है, इसलिए उपाय उसको करना जोखिम लेना होगा। तो चलिए उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय अगर आपका जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। आज का दिन विपत पड़ता है, विपत के तारे में है तो गुड़ का दान करें। प्रत्यरी तारा में है तो नमक का दान करें। अब नैधन्य में है तो उसे मुहूर्त को त्यागें। फिर भी अवधि मजबूरी हुई तो तिल से एक स्वर्ण का दान। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः कहते हैं कि जोखिम न लें और आप शुद्धता बनाए रखें, धैर्य रखें। अगले भाग में, अगले दिन नक्षत्र में का इंतजार करें, जब चंद्रमा जाए उसके बाद आप शुभ काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं नक्षत्र के अनुसार आज चंद्रमा कहाँ पर है और गोचर कैसा कर रहे हैं, राशि के अनुसार, और वह कैसा फल दे। इसे चंद्र बलम कहते हैं। आज चंद्रमा तुला राशि में है और तुला सात राशि में ही रहेंगे, क्योंकि आज राशि परिवर्तन कर नहीं। तो मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातक के लिए आज का दिन शुभ। शेष राशि वाले जातक इस देव का प्रार्थना करें, रिस्क जोखिम न लें, सावधान रहें अपने कार्यक्रमों के प्रति। चौघड़िया मुहूर्त, ये जो हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति है, यह आपके लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि यह ये बताता है कि कौन सा अवधि शुभ अशुभ समय में होता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह शुभ काम पूजा से हो या पहली बार कोई कार्य आरंभ कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो कम से कम चौघड़िया उसके। संक्षेप में बता दें आपके लिए चौघड़िया का, ऐसे चौघड़िया का उपयोगिता पर हिंदी और अंग्रेजी में हमने अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता है, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। फिर भी संक्षिप्त व्याख्या करते हुए तो बताते चले कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और जो दिन के अनुसार आज चौघड़िया जो होता है आरंभ का, वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। इसलिए हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं और वे ग्रह अलग अलग कार्यों के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। इसलिए हर चौघड़िया अलग अलग कार्यों के लिए उपयोगी। अब आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया, यहाँ आपको एक चीज बताना भूल गए कि जब भी दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और बाढ़ बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। तो आज का चौघड़िया देखें, आज का दिन बुधवार बृहस्पतिवार है। शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्ति भी हो रहे हैं, और रात्रि अमृत चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, अमृत चौघड़िया से समाप्ति भी हो रही है। किंतु दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला जो क्रमशः 1:26 से शुरू होता है और सूर्यास्त तक चलता है, ग्रसित है, अशुभता से प्रतिव्याप्त है, इसका परित्याग करना चाहिए। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से है, लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है, इसको भी परित्याग करना चाहिए। जब भी अशुभता से अधिव्याप्त कोई चौघड़िया हो तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभता की संभावना कम, अशुभता की संभावना ज्यादा होती है, उसे त्याग करना। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का चौथे भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। 5वें भाग में आपको लेकर आए हैं जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, और इसके प्रति तरफ हम जाए इसके पूर्व अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त परिचर्चा।
अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, सिंगल डिजिट पर काम करता है। 1 से 9 अंक हुए होते हैं और 1 से 9 के बीच 5वां अंक ऐसा होता है जो मध्यम अंक होता है। ये सभी अंक को संतुलित करता है। शून्य को गणना में नहीं लेते हैं क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। ये सभी अंक के अलग अलग ग्रह के स्वामी हैं और इन्हें अलग अलग नामों से अंकों की दुनिया में जाना जाता है। एक वो सूर्य के शासक हैं, दूसरा चंद्रमा, दो अंक के चंद्रमा हैं, तीसरे के बृहस्पति हैं, चौथा के राहु हैं, पांचवा के बुध, छठा को शुक्र, सातवां को केतु, आठवां को शनि और नौवां को मंगल शासक ग्रह शासित कर। और यदि हम अंकों की दुनिया को जाने तो एक को राजा इस प्रकार से संबोधित किया जाता है, दूसरा को रानी या डिप्लोमेट से संबंधित किया जाता है, और तीसरे को गुरु से संबंधित किया जाता है, चौथे को शरारती तत्वों से शरारत किया जाता है जो कि कानून तोड़ते हो, पांचवा को राजकुमार से संबोधित किया जाता है, छठा को मंत्री से या जो हमें सुख दे, सातवां को धन गुरु या ऐसे व्यक्ति जिसको पूर्वाभास आगे की घटनाओं का हो, वे वो ऐसा भी लोग होते हैं। आठवां अधीनस्थ जो हमारे अंदर में काम करने वाले हो, समाज के सब नीचे तबके के लोग, तथा न्यायालय। और नौवां को सेनापति, पुलिस और डॉक्टर से संबोधित किया है। तो ये हुए उनके नामकरण, अलग से नाम अंकों के, यह तालमेल बिठाने में फायदेमंद। अंकों की दुनिया में जो हमारे कुछ स्टैटिक अंक होते हैं, कुछ डायनेमिक अंक होते हैं। स्टैटिक अंक वे होते हैं जो मूलतः ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं, वे बदलते नहीं। जैसे जन्म तिथि जिसमें जन्म तिथि और माह और वर्ष होता है। यहाँ हम यह भी बताते चले कि जब भी, क्योंकि अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, तो जब भी एक से ज्यादा अंकों की समूह हमारे समझ आते हैं, उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित। तो अंक या तिथि या माह एक या दो अंकों का हो सकता है, और वैसी स्थिति में सभी अंकों को जोड़ा जाता है। और जब तिथि को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो उसे मूलांक कहते हैं, और इसे ड्राइवर भी कहा जाता है। और तिथि वर्ष और माह को जब जोड़ते हैं तो उसे भाग्यांक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। पूर्णांक और भाग्यांक में आपस में संबंध अच्छा होना अत्यावश्यक है ताकि जीवन की नैया ठीक से, जीवन की गाड़ी अच्छी ढंग से। एक तिथि लिया है हमने आपके समक्ष, 28/8/1966। इसमें हम देखते हैं कि आज का तिथि मूलांक इसका 1 बनता है, भाग्यांक 4। और जब भी 11/22/33 या 13, 14, 16, 19 ऐसी तिथि आए, ऐसे अंक आए, हमें थोड़ा सावधान होना चाहिए क्योंकि 11/22/33 ये अंक मास्टर अंक कहलाते हैं, तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त शुभ कार्य है। वहीं यदि हमें 13, 14, 16, 19 अंक मिलते हैं तो हमारे लिए पिछले जन्म का कुछ एहसास दिलाता है, कर्ज का। यह भी देखना जरूरी है। लेकिन मूलतः ड्राइवर और कंडक्टर को हम जरूर देखेंगे और इसमें आपस में तालमेल होना जरूरी। ये हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं और इससे जो भी और अंक निकलते हैं वह सभी स्टैटिक होते हैं। डायनेमिक अंक वो होते हैं जो हम जिसको हम बनाते हैं, और ये अंक होते हैं, उदाहरण स्वरूप नाम ही लेते हैं। सबसे पहला नाम ऐसा होता है जो डायनेमिक होता है, क्योंकि नाम हम बनाते हैं और नाम तो अक्षरों में होता है। आप कहेंगे कि अक्षरों का होता है तो अंक का फिर क्या संबंध? तो बंधु, ये सभी अंक जो होते हैं, अक्षर होते हैं, उनके जो अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनके सभी के अंकीय मूल्य होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। और इसलिए इसका नाम, जो भी जिस व्यक्ति का नाम हो, उसको उसके जो अल्फाबेट्स यूज हुए हों, जो अक्षर यूज हुए हैं, लेटर यूज हुए हैं, उसके अंकीय मूल्य से उसको परिवर्तित करते हैं और फिर जोड़ते हैं। जोड़कर फिर एक अंक निकालते हैं। यहाँ आप देखें, जिस जातक का नाम, जातिका का नाम हमने रखा है, उसका योग 13 आता है। जातिका का मूलांक, भाग्यांक और जातिका का भाग्यांक भी 13 अंक पर जाता है और मूल अंततः 4 बनता है। इसलिए जातिका को संघर्ष आदि करने पड़े होंगे, यह यहाँ दर्शाता है।
अब हमें सुनिश्चित करना है कि कोई भी जो ड्राइवर है, वो जो जिसे प्राइम नंबर कहते हैं, मूलांक और भाग्यांक कहते हैं, वह आपस में भी शत्रु अंक ना हो, और नाम जो हम तय करें या मोबाइल नंबर तय करें, जो भी उसके शत्रु अंक नहीं हो। इस जातिका के बारे में आप देखें, जिसका हमने आपको दिखाया था अभी, इसका मूलांक 1 होता है, भाग्यांक 4 होता है, और 4 अगर हम नामांक भी 4 पर ले आते हैं, 4 खुद 4 कर सकते हैं। इसलिए आपस में तालमेल रखना जरूरी है। इसलिए किसी का मूलांक यदि अगर फिर ये इस व्यक्ति का देखें, नाम प्रिया होता है, 1 मूलांक है इनका, और प्रिया का वैल्यू 8 होता है, पी का पहला अक्षर का, जो कि 1 का शत्रु है, 4 का भी शत्रु। फिर इन्हें लाभ कहाँ से मिलेगा? स्ट्रगल तो करने पड़ेंगे, नाम बदनामी होगी, लेकिन समस्या जो सफलता है वो आपको अनायास ही दुखित करेगी, क्योंकि धैर्य की आवश्यकता होगी। और 1 8 आपस में शत्रु हैं, 4 8 भी आपस में। इसलिए नाम के को ठीक करने के लिए, नाम हम जीवन में सही हमें फल मिले, इसके लिए नाम को सही रखना जरूरी है। और जो हमारे मिसिंग अंक है हमारे तिथि में, वे भी उनका व्यवस्था करना जरूरी है, क्योंकि जो अंक हमारे पास नहीं है, उनके ग्रहों से संबंधित ऊर्जा में नहीं मिलता। यही अंक शास्त्र। एक परिचय, छोटा सा परिचय हमने दिया। अब आपका अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन है, इस पर चर्चा करें। आज का दिन 28/8/2025। आज का मूलांक 1, भाग्यांक 9। और आप देखें कि 9 अंक केवल 1 अंक वाले से दोस्ती रखता है, शेष अंकों के साथ वह उसकी दोस्ती नहीं है। 5 और 6 अंक वालों से तटस्थता का संबंध है, शेष अंक वाले दुश्मन। यानी 1 10 19 28 जिनका जन्म हुआ है किसी भी माह का, उनके लिए दिन उत्तम है। 5 14 23 जिनका जन्म हुआ है, 6 15 24 जिनका जन्म तिथि है, उनके लिए भी दिन उत्तम है। शेष अंक वालों का, जिनका किसी भी माह का जन्म है, उनके लिए दिन उत्तम नहीं। सावधान रहें, वाद विवाद न करें, वाद विवाद से दूर, गुस्से से दूर, तथा अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना इमेज का ध्यान रखें, कंट्रोवर्सी से दूर। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंतिम पड़ाव पर आ गए, और यह अंक जो आपका 5 भागों का की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगा। यह YouTube के माध्यम से पहुंचाई गई। यदि यह प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभ उठा सकें। सभी नए पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि प्रस्तुति को साझा करें मित्रों, परिजनों का शुभेच्छुओं के संग। और अंत में आपका सुझाव अमन। गणपति बप्पा का त्योहार है। गणपति बप्पा और आज के दिन हरे विष्णु की को नमन करते हुए वे आपके जीवन में शुभता लाएं। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय गणेश, जय हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।